हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको अप्रैल मंथ की मैगजीन में इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट करा रहा हूँ और मैंने कल की क्लास में 3 आर्टिकल कंप्लीट करा दिए थे। आज आपकी जो है ये दूसरी क्लास है इन्वायरमेंट सेक्शन की, जिसमें मैं आपको जो है बड़े वाले आर्टिकल कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो पहला जो इसमें आर्टिकल दिया हुआ है ई वेस्ट, सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 को जारी किया गया। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर यानी कि जो ई वेस्ट को मॉनिटर करने वाली कुछ रिपोर्ट्स होंगी वो 2024 की जारी की गई हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के जो जारी किया है उस जारी करता वाली संस्था को, और इस रिपोर्ट में प्रमुख बिंदुएं क्या की गई हैं, ई वेस्ट होता क्या है तो वो चीज़ समझो। तो ई वेस्ट होता क्या है, जैसे कि कोई भी आपने मान लो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या सोलर फोटोवोल्टिक सेल वगैरह या कोई भी चीज़ें अगर विद्युत की आपने खरीदी हैं, अगर वो बेकार हो जाती हैं तो फिर लोग ऐसे फेंक देते हैं। वही ई वेस्ट जो होता है वो उसी को बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट होता है उसी को ई वेस्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसे ई वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपशिष्ट के रूप में इसको हम लोग त्याग देते हैं। इसके विनिर्माण, ये अभी जो चीज़ें हैं ना वो विनिर्माण में, नवीनीकरण में या कोई मरम्मत की प्रक्रियाओं से ये बाहर हो जाते हैं, एक वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है ये ई वेस्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी समझेंगे इसकी बात को। तो भारत में ई वेस्ट की क्या समस्या है कि भारत में जो ई वेस्ट है ना वो उसका अनौपचारिक पुनर्चक्रण होता है। मतलब कि जो पुनर्चक्रण है, रिसाइकल है, वो अनौपचारिक सेक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के द्वारा होता है। ठीक, अब ये जो 85% ई वेस्ट, इससे क्या होता है ना कि ये जो अनौपचारिक सेक्टर जब प्रबंधन करता है या उसका पुनर्चक्रण करता है तो कहीं ना कहीं ये खामियां जो है लगातार वो बनी रहती हैं। अपर्याप्त ई वेस्ट ई अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना है। कई सारी चीज़ें क्या हैं कि इसके मैनेजमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें आती हैं वो बहुत बड़ा गैप है इसमें। जैसे कि पुनर्चक्रण कितना हो रहा है, कितना जो है इकट्ठा किया जा रहा है, और इससे कितना जो है हम लोगों ने फाइनल एक प्रोडक्ट बना करके हम लोग प्रदूषण को रोक रहे हैं। इसके बीच में लगातार गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ई अपशिष्ट का आयात, भारत क्या करता है, भारत में जो है अपशिष्ट उपकरणों को सीमा पार आयात करते हैं। जैसे विकसित देशों द्वारा पुनर्चक्रण के लिए 80% जो ई अपशिष्ट हो गए भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील में भेजा जाता है। मतलब कि हम लोग जो है 80% ई अपशिष्ट जो है वो इन्हीं 4 देश 5 देश हैं जो अब आयात करते हैं। ठीक, तो आयात जब होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब इतना डंपिंग हो रहा है हमारे यहाँ ई वेस्ट का, तो ये भी समस्या। अब क्यों आयात करते हैं? क्योंकि इसके लाभ भी हैं कुछ। जैसे कि ये जो है अगर मतलब लाभ इसलिए होते हैं कि इसमें कई सारे मूल्यवान सामग्रियाँ हैं। ठीक है, और सोना चांदी प्लेटिनम वगैरह कई सारी चीज़ें इसमें ये ऐसी भी हैं जैसे कि उसकी आवश्यकता है तो लैंडफिल साइट्स को भरने वगैरह के लिए, तो ये सब चीज़ों के चक्कर में आयात करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि ये पर्यावरणीय जोखिम से भरे हुए हैं। ये बायोडिग्रेडेबल तो होते नहीं है, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी खतरे, कई सारी चीज़ें हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं इसमें। लैंडफिल स्थल, ये काफ़ी स्तर जगह भी घेरते हैं, तो ये भी चीज़ें इसमें आती हैं। कई बार होता क्या है कि जागरूकता और भारत में संवेदनशीलता का अभाव है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं हम, वैसे ही उसको निपटान को देखते नहीं बल्कि वैसे ही फेंक देते हैं। ये भी समस्या। तकनीकी उन्नति की समस्या है। कई बार क्या है कि जो इसका पुनर्चक्रण है, उसका उचित निपटान है, इसकी मरम्मत है, इसके लिए विकल्प हमारे पास बहुत सीमित होते हैं। ठीक है, तो भारत के पास अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भारत क्या कर रहा है कि ई अपशिष्ट को प्रबंधन के लिए कई सारे नियम बनाया हुआ, जैसे कि खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग संशोधन नियम 2003 को बनाया है, जिसमें कि हजार्डस मटेरियल जो है, खतरनाक पदार्थ, उसको शामिल किया गया। इसी तरह से जो है ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम बनाया ये 2011 में। इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होता है, जिसके तहत क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी उपयोग की जो अवधि होगी उसकी समाप्ति तक जो पर्यावरण की दृष्टि से जो बेहतर मैनेजमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्माता की होती है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक पैकेट जो है एक मोबाइल बनाया। ठीक है, मोबाइल बनाया, मैं जानता हूं कि ये मोबाइल जो है ई अपशिष्ट के तौर पे ये हो जाएगा क्योंकि बैटरी वगैरह सब सारी चीज़ में खतरनाक रसायन होके हैं। 1000 से अधिक जो है इस प्रकार के मेटल्स इसमें यूज हुए होंगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक इस मोबाइल का एकदम लास्ट जब तक यूज न हो जाए, मान लो कि एकदम यूज हो गया, अब उसको फेंका जा रहा है, तो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो निर्माता होगी, कि उसका पर्यावरण की दृष्टि से जब उपयोग की अवधि खत्म हो जाए तो उस पर हम लोग क्या करें, उसका बेहतर प्रबंधन कर सकें। यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट किसकी होगी? प्रोड्यूसर की होगी। तो यही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है EPR, जिसका कि सिंगल यूज प्लास्टिक में भी इसको जो है EPR की अवधारणा को अपनाया गया। किसमें? सिंगल यूज प्लास्टिक में भी, और ये ई अपशिष्ट में तो 2011 में ही अपनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ है।
अब आता है ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में आता है इसमें कि निर्माता दायित्व संगठन की शुरुआत की गई। फिर इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ई अपशिष्ट नियम 2022 में आया, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। फिर संशोधन आया, फिर इसके बाद जो है 2024 में संशोधन आ गया जिसमें रिपोर्ट वगैरह मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि भारत में ई अपशिष्ट का प्रबंधन जो है वो चलता है। तो भारत में ई अपशिष्ट के प्रबंधन जब हो रहा है तो अभी इसके लिए कुछ वैश्विक पहल भी की गई होंगी। तो वैश्विक पहल को ध्यान देना है कि बेसल कन्वेंशन एक है जो वैश्विक संधि है। इसका उपयोग क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ई अपशिष्ट है उसके सहित देशों के बीच में जो खतरनाक अपशिष्ट है उसके ट्रांसफ़र को कम करना है, रोकना है। ठीक है, वैश्विक ई अपशिष्ट सांख्यिकी साझेदारी है जो ई अपशिष्ट की डेटा की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार के लिए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है उसका एक प्रयास है। ई वेस्ट चैलेंज भी है। किसकी चैलेंज है ये ध्यान देना प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक चैलेंज है। इसका उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना। ई वेस्ट कोलिशन 2018 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये यूएन के जो 7 संगठन है उसके द्वारा जो साइन किया हुआ एक जो है गैर बाध्यकारी लेटर ऑफ इंटेंट है। ये कौन सा, ई वेस्ट कोलिशन। तो ये सारी चीज़ें वैश्विक स्तर पर पहल की गई हैं। भारत में जो ई अपशिष्ट की स्थिति ये है कि 2021-22 के दौरान कुल 16.1 लाख टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था और इसका कुल जो उत्पन्न जो पूरा ई अपशिष्ट था इसका लगभग 33% उसको एकत्रित किया और प्रोसेस किया गया। ये बहुत खतरनाक बात है कि तो टोटल जितना ई अपशिष्ट था उसका मात्र 33%। और सर्वाधिक मात्रा में जो ई अपशिष्ट को प्रोसेस करने वाले जो राज्य थे वो है हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड। अब देश में अगर देखो तो 567 जो है ई अपशिष्ट प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं जिसकी क्षमता एक कैपेसिटी ही बहुत कम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो उसके बावजूद भी जो है वो 33% को ही मात्र एकत्रित कर पा रहे हैं और प्रोसेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ई अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए हमें करना क्या चाहिए भारत में, आगे की राह आप डेटा लिखोगे ना तो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो कॉर्पोरेट जिम्मेदारी देना, जैसे कंपनियों को ग्रीन पॉलिसीज लागू करना है, रिसाइकल संबंधी पहलों का प्रबंधन समर्थन करना है और ई अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है। अनौपचारिक सेक्टर को हमें वो क्या करना है कि उसके कौशल को और बेहतर करना चाहिए। किस चीज़ में, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और ई वेस्ट का पुनर्चक्रण निपटान करें। पुनर्चक्रण और निपटान में जो कंपनियों की सहायता से क्या करना चाहिए कि हमें कि जो विशेष महारत हासिल वाली कंपनियां हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए और एक विनिर्माण क्लस्टरों के साथ क्या करना चाहिए कि हमें ई अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक क्लस्टर भी स्थापना करनी चाहिए ताकि जो है कि जहाँ विनिर्माण हो रहा हो वहीं पर उसका पुनर्चक्रण का जो है और उसके ई अपशिष्ट के मैनेजमेंट का भी जो है क्लस्टर विकसित हो। इससे क्या होगा कि ये सारी समस्याओं की निपटाना में मदद मिलेगी। तकनीकी विकास हमें करनी है किस चीज़ के लिए, ताकि जो है कि इस पे प्रौद्योगिकी जो समाधान इसका इस्तेमाल किया जा सके। सख्त निगरानी और प्रवर्तन करना है, इन्फोर्समेंट किसका, जो नियम है ई अपशिष्ट का और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लक्ष्य है उसका पालन करने में। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को जो हमें ये क्या करना है, बढ़ावा देना है ई अपशिष्ट के मैनेजमेंट और इसके प्रभाव के बारे में। तो ये पूरा ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आगे की राह हो गई। लेकिन बात ये आती है कि ये चीज़ें तो आपने देख लिया, ई अपशिष्ट का जो मेंस पर्सपेक्टिव था। आता ये है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024, इसको किसने जारी किया, तो कई सारी संस्थाएं हैं जो लोग मिलकर की हैं, जैसे कि यूएन प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान का जो सस्टेनेबल साइकिल कार्यक्रम है उसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन द्वारा मतलब संघ द्वारा और फेडरेशन कार्मी ग्रेक द्वारा। ठीक है, तो ये 3 लोगों के द्वारा मिल करके ये जो है इसका स्थापन किया गया है। तो ये एस साइकिल है उसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। किसके, यूएनटीआर का जो एक शाखा उसके द्वारा डिवीजन फॉर प्लानिंग के एक प्रोग्राम था उसके तहत। ठीक, जो करता क्या है कि जो ये मिशन है जो ना ई साइकिल जो पूरा, तो ये मिशन ये है कि जो विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हमें क्या करना है, एक सस्टेनेबल जो है उसका प्रोडक्शन करना है, उसका उपयोग करना है और निपटारा का पैटर्न को भी ये फॉलो करना है जिससे क्या है संधारणीय समाज को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, कि जो ई अपशिष्ट है 2022 में वैश्विक स्तर पर 62 अरब किलोग्राम ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। इसको आप लोग जो है कि डेटा को याद कर सकते हो किस चीज़ के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को। और कितना उसका संग्रहण और पुनर्चक्रण हुआ तो मात्र केवल 22%। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। अभी ध्यान ये भी दो कि ई अपशिष्ट में जो धातु है उसका अनुमानित आर्थिक मूल्य क्या है, लगभग 91 अरब अमेरिकी डॉलर है। ठीक,
नीति निर्माण देखो तो दुनिया भर के देशों में 42% यानी 81 देशों ने ई अपशिष्ट के पॉलिसी, कानून या विनियमन को अपनाया है और भारत सहित 67 देशों ने ही इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानूनी प्रावधान किया है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक फैक्ट ये भी है ध्यान देने वाला कि चीन और यूएसए के बाद जो है कौन सा तीसरा नंबर पर भारत है, जो सर्वाधिक ई अपशिष्ट को उत्पन्न करने वाला देश है, तीसरे नंबर का, ठीक है। तो ये आर्टिकल लगभग अब कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने अभी आपको जो है ई अपशिष्ट के बारे में बताई दिया मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो चीज़ों को ध्यान देना है कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कि वैश्विक पहल क्या है, भारत की पहले क्या है, और इस रिपोर्ट में बातें क्या की गई है, डेटा के आगे की राह क्या हो सकती है, और डेटा को आपको ध्यान देना है। सबसे अधिक प्रोसेसिंग करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, हरियाणा है, इसके बाद यूके यानी कि उत्तराखंड है, ठीक है। और कुल उत्पन्न अपशिष्ट का मात्र 33% हुआ। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 21-22 में, तो 16 लाख टन का ये जो है ई अपशिष्ट हुआ है, ठीक। तो ये वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है मिलेट्स। तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पे हुआ, इटली की राजधानी रोम में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन। तथ्य क्या था कि UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में UN का जो 75वां सत्र हुआ था उसमें 2023 को यानी कि 2023 जो बीता है उसको क्या किया, घोषित किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को घोषित किया गया था। तो इसी का समापन कहाँ पे हुआ, इटली की राजधानी रोम के FAO के हेडक्वार्टर में। अब ये निर्णय किसके प्रस्ताव पर लिया गया था, तो ये भारत ने प्रस्ताव दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित करो, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि घरेलू और वैश्विक स्तर पे जो मिलेट की डिमांड है उस पर वृद्धि करना है। मिलेट के जो अनेक लाभ जैसे पोषण में, स्वास्थ्य में, पर्यावरणीय संधारणीयता में, आर्थिक विकास में, इसके बारे में हमें जागरूक करना है। मिलेट होते क्या हैं, तो छोटे दाने जो होते हैं, छोटे दाने वाले वार्षिक रूप से जो गर्म मौसम में उगाए जाने वाले फसल होते हैं, अनाज होते हैं। ये कहाँ होते हैं, तो ये अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें फसलें होती हैं और ये पुरानी खाद्य फसलें हैं एक तरह से। इसमें हम इसको दो भागों में हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया मेजर मिलेट, एक हो गया माइनर मिलेट। तो मेजर मिलेट में जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, छोटे वाले मिलेट में कुटकी, कंगनी, चिन्ना, सांवा, कोदो, ये सब चीज़ें जो है क्या है कि ये पहले प्राचीन समय में ये खाए जाते थे। अब इसका जो है चलन कम हो गया था, इसी को प्रोत्साहन देने के लिए ये वर्ष घोषित किया गया था। भारत में मिलेट अगर देखें तो भारत में मिलेट क्या है कि दुनिया में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भारत है। लगभग 41% जो है उत्पादन भारत में होता है। इसके बाद नाइजर है, इसके बाद कौन है, चाइना है। ध्यान देना इस बात को कि पहला भारत है, दूसरा नाइजर है, तीसरा कौन सा है, चाइना है, ठीक है। अब दुनिया में भारत जो है वो मिलेट का 5वां बड़ा निर्यातक भी है, यानी खपत हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा, इसलिए निर्यातक में 5वें स्थान पर है, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है। दूसरे बाद चाइना, तीसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर नाइजर, तीसरे नंबर पर चाइना है। मिलेट में लगभग अगर आप देखो तो टोटल प्रोडक्शन अगर हमारा है तो 16 मिलियन टन है, 16 मिलियन टन है। अब इसका 83% यानी मैक्सिमम जो हिस्सा है वो कौन राज्य करते हैं, तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, कहाँ पे ध्यान देना आपको, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इसी में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। भारत में जो उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट या श्री अन्न, इसका नाम श्री अन्न पीएम ने दिया था, श्री अन्न। तो इसको कौन कौन से हैं, तो एक मिलेट है जिसको किंग ऑफ मिलेट बोलते हैं, ठीक है। ये होता कहाँ पे है, तो ये आप देखो तो ये चिकनी, गहरी, रेगुर और जलोढ़ मृदा में होता है। उत्तरी राज्यों में एक खरीफ मौसम की फसल होती है, चारे की फसल के रूप में इसको जो है हम लोग उगाते हैं। बाजरा होता है, ये कम अवधि में तैयार होने वाली फसल होती है, वर्षा और सिंचित दोनों क्षेत्रों में उगा सकते हैं, ठीक है। रागी भी होता है, ये अधिकतर साउथ में होता है, कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान देना, इसको पूछ सकता है यूपीपीसी बीपीएससी में कि सबसे बड़ा उत्पादक रागी का कौन सा है, इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, तो ये है कर्नाटक, ठीक है, ध्यान दें इसको। अब मिलेट का महत्व क्या है, मिलेट का महत्व बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि किसानों के लिए क्या हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है। सवाल पूछे तो इसको 3 भागों में आप बांट कर लिखना, जैसे कि महत्व लिख लो, ठीक, महत्व। अब इसका 3 भागों में, किसानों के लिए एक जो हो गया आपका स्वास्थ्य के लिए, और इसका आपको हो गया पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो किसानों के लिए क्या है कि इसके चावल और गेहूं की तुलना में जो है इसका इनपुट लागत जो है, यानी कि जितना खेती आपने किया तो उसके दौरान बीज का और तमाम खर्च जो आते हैं, इनपुट जितना आता है उसका कॉस्ट कम आता है, पानी की खपत बहुत कम होती है, ठीक है। चावल के उत्पादन में 1 किलो चावल में लगभग 5000 लीटर पानी होती है, वहीं 1 किलो मिलेट में लगभग 250 से 300 लीटर पानी की खपत होती है। ये अल्प अवधि की फसलें होती हैं और उसका उपयोग पशु के चारे के रूप में भी कर सकते हैं। तो किसानों के लिए कई सारे फायदे हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है कि ग्लूटेन मुक्त होते हैं, ठीक है, ग्लूटेन मुक्त होते हैं, तो ये मधुमेह के रोगियों के लिए ये एकदम आइडियल अनाज होते हैं।
चावल और गेहूं की तुलना में बेहतर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके तत्व काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका कुपोषण को खत्म करने में इसका उपयोग काफ़ी हो सकता है। ठीक इसी तरह से पर्यावरण के लिए ये C4 श्रेणी की फसलें होती हैं। C4 श्रेणी की जो फसलें होती हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती हैं। जैसे कि जो C3 जो पार्ट है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करके जो इनिशियल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसमें 3 परमाणु कार्बन होते हैं। लेकिन जो C4 जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या करेंगे, C4 जो प्लांट्स होंगे वो कार्बन स्थिरीकरण मार्ग का उपयोग करते हैं, यानी कि जो कार्बन स्टेबलाइजेशन का, जिसमें सबसे पहले जो है CO2 क्या होगा, मीसोफिल की जो सेल होगी उसमें क्या करेगा, फास्फोएनोल पाइरूवेट ये बंधन बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या बॉन्ड बना करता है, तो ये कार्बन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन को तुलना में C3 की C4 जो है ये कार्बन को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं C4 जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, हीट वेव, ये जो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं इसको भी ये सह लेते हैं काफ़ी आसानी से। जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, सॉइल का स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन है उसको बेहतर करते हैं। कार्बनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मात्रा को, कैपेसिटी को सॉइल में बढ़ाते हैं। सॉइल इरोजन को कम करते हैं और मृदा के जो स्वास्थ्य है उसको सुधार करके संधारणीय कृषि को बढ़ावा देते हैं। कौन, ये जो आपके C4 श्रेणी की जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो आपके मिलेट्स होते हैं। तो 3 इसके महत्व। हालांकि अभी इसके मुख्य धारा में उपयोग को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे मुख्य धारा इन द सेंस कि बड़े स्तर पर सभी लोग इसको स्वीकार्यता मिले, क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव है। अब लोगों में पोषक संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता का अभाव है। एकाधिक प्रसंस्करण आवश्यकताएं होती हैं। कई बार क्या होता है कि जो बीज, जो अनाज है मिलेट्स में, उसको उसके बीजों को प्राप्त करने के लिए कई बार प्रोसेस करना पड़ता है, और उसके जो पोषक गुण हैं उसको बनाए रखने के लिए हमें पॉलिशिंग भी करनी पड़ती है। तो ये भी है। खराब सेल्फ लाइफ है, जिसमें मिलेट्स में लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है, एक्टिव एंजाइम होता है जो लाइपेज, आप जानते होंगे, लाइपेज को पढ़े होंगे। तो इस जो मिलेट आधारित प्रोडक्ट्स को क्या करता है कि सेल्फ लाइफ को कम कर देता है, यानी उसके खुद के जो जीवन हो बहुत कम होता है, वो जल्दी खराब हो जाएंगे, ऐसी सिस्टम होती है अगर उसको खुला में छोड़ दें तो। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि मिलेट की जो बाजरा की आपूर्ति होती है, अब जो डिमांड है और जो सप्लाई उसके बीच में गैप होता है, जिससे उनकी क्या व्यावसायिक व्यवहार्यता बिल्कुल कम हो जाती है। कई बार जो है हाई यील्ड जो वैरायटी की फसलें होती हैं वो भी कम होती हैं, तो उनकी अनुपलब्धता क्या करती है कि उत्पादकता को कम कर देती है। ये भी चीज़ें हैं। तो भारत में मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी फसलें की गई हैं, पहले की गई हैं। तो श्री अन्न योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न योजना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये योजना 2023 में शुरू की गई थी। उद्देश्य इसका एकमात्र था कि मिलेट्स को हमें क्या करना है, पॉपुलर बनाना है और इसके देश में खपत को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, किसकी योजना के तहत, श्री अन्न योजना कब शुरू की गई, 2023 में शुरू की गई। इसकी योजना के तहत क्या करना है कि भारतीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हैदराबाद, UPPCC या RO में ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर पूछता है जरूर। तो इसी योजना के तहत, कौन सा, श्री अन्न योजना के तहत जो है ये भारतीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को एक्सीलेंट सेंटर के रूप में जो है मान्यता मिल गई है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, इसने क्या किया है कि 2022-23 से लेकर के 26-27 तक मिलेट आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं उसको फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो एक उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना है, PLI स्कीम होती है, PLI स्कीम, इसके लिए लागू की है। अब ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के शायद इस मंत्री चिराग पासवान है, मे बी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चिराग पासवान ही है। ठीक, 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था, और उस वक्त जो है मिलेट्स की ब्रांडिंग किस में की गई थी, तो न्यूट्री सीरियल्स के रूप में की गई थी, पोषक अनाज के रूप में की गई थी ब्रांडिंग इन द सेंस कि उसको मार्केट में जो है ब्रांडिंग के थ्रू लाया गया था। तो ये चीज़ें, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी पोषण मिशन अभियान में मिलेट्स को शामिल कर लिया, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी मिलेट्स पे जो है एक उप मिशन शुरू किया गया। इस तरह से क्या है कि मिलेट्स के उपयोग की संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। हमें करना क्या है कि किफ़ायती बनाना है, आपूर्ति श्रृंखला रिसर्च डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने हैं, और मिलेट आधारित उत्पादों को लोकप्रिय बनाकर उनकी ब्रांडिंग करके हम लोग जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है बेस फ्लो की बात, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आप बिल्कुल नई चीज़ें समझेंगे इसमें कि हाल में एक अध्ययन हुआ, इस बात पे इस पर प्रकाश डाला गया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जो नदी जनित बाढ़ है, यानी नदी के थ्रू जो बाढ़ आ रही है, उसके लिए वर्षा और मिट्टी की नमी की तुलना में, जैसे वर्षा होगी या मिट्टी की नमी, इसकी तुलना में क्या है, बेस फ्लो अधिक जिम्मेदार है।
प्रायद्वीपीय भारत में नदी जनित बाढ़, यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो भी देखो आप, जो ये भारत का नक्शा देख रहे होगे, तो ये आपका जो है प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें नदी समेत जो भी बाढ़ें आ रही हैं उसमें वर्षा या मिट्टी की तुलना में क्या है, बेस फ्लो अधिक जिम्मेदार है। ये अध्ययन हुआ है, ठीक है, बेस फ्लो। तो ये अध्ययन ये हुआ है, इसमें ध्यान देना है। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत की 6 प्रमुख नदी घाटी जो थी वो कौन सी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 6 नदियों का स्टडी किया गया। अब इन नदी घाटियों में, नदी में जो बाढ़ आई थी उसके लिए जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, जो इनकी नदियों में बाढ़ आते हैं उनके अध्ययन के लिए, जैसे वर्षा की, मिट्टी की नमी की, बेस फ्लो की जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको समझने के लिए हमें क्या करना, इसमें क्या किया गया कि जो नदी घाटी में जो जल पहुंचती है उसकी मात्रा का डेटा का इस्तेमाल किया गया। और इस अध्ययन से मालूम चला कि जो हाई बेस फ्लो वाले जो कैचमेंट एरिया हैं उसमें जल्दी या कम समय अंतराल पर वर्षा के चलते क्या हो रहा है कि तीव्र सतही जल प्रवाह की संभावना बढ़ जा रही है। बात आती है कि बेस फ्लो होता क्या है, बेस फ्लो होता क्या है, इसकी बात आती है ना। बेस फ्लो जिम्मेदार है, तो बेस फ्लो क्या होता है। तो अब देखो लंबी अवधि के दौरान क्या होता है कि नदी में जो भूजल है, यानी जो ग्राउंड वाटर है, उसी के माध्यम से जो जलधारा पहुंचती है ना, उसी के जलधारा को बेस फ्लो बोलते हैं। जैसे कि ये नदी का बहाव है, देख रहे होंगे आप, ये नदी का बहाव है। अब इस नदी के बहाव में ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो आप, ये बेस फ्लो, ये भूजल है, ये पूरा भूजल है। और ये बहाव में जाकर के भूजल जब मिल जाता है ना, यहीं से क्या हो रहा है कि ये जो कैचमेंट एरिया बढ़ जा रहा है। अब जब भूजल का जल जो होता है वो नदियों के तल से जब तल तक पहुंच जाता है, तो फिर क्या होता है कि भूजल नदियों के जल में आके मिल जाता है। अब होता क्या है कि नदी की जो मात्रा होती है, नदी में जल की मात्रा वो बढ़ जाती है, ठीक। यानी सरल भाषा में अगर बोलते हैं तो नदी में जो भूजल का प्रवाह है उसी को क्या बोलते हैं, बेस फ्लो बोलते हैं। जैसे कि ये मान लो ये ऊपरी जो सतह है, जैसे कि जो ज़मीन होता है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ढलान होती है, ढलान वाली एरिया है। अब जब ढलान हो रहा है तो ये समझो यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। और जो ये देखो ये ऊपरी हिस्सा है, जो जहाँ पे ये ऊंचाई के क्षेत्र है, जो कुछ ये नीचे वाले हिस्से हैं। अब यहाँ पे नदी का जो बहाव है वो क्या हो रहा है कि भूजल से मिल जाता है। अब यहीं पे बेस फ्लो जो है, भूजल से जो मिल रहा है, यही बेस फ्लो जो है नदियों में बाढ़ की संभावना को बढ़ा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जल जो है काफ़ी मात्रा में इसको आसानी से मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब बेस फ्लो को कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, तो ध्यान देना, भूमि की स्थलाकृति, जैसे तीव्र ढलान वाली भूमि है ना, ये क्या करती है कि ये भूजल तक पहुंचने वाले जल की मात्रा इससे प्रभावित होती है, ढलान वाली भूमि। मिट्टी की प्रकृति भी होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मिट्टी की जो प्रकृति नेचर है, रिसाव का, इन्फिल्ट्रेशन का, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मिट्टी पोरस होती है, इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, भूजल भरण जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी होगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, या फिर जो है भूजल और ये जो भूजल पुनर्भरण जो होता है, इस सभी इन सारे फैक्टर्स को ये प्रभावित करती है। मिट्टी की प्रकृति, यानी मिट्टी अगर पोरस होगी तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो होंगी, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है, इस बात को ध्यान दो कि जल कितनी आसानी से मिट्टी या चट्टान से होकर गुजर सकता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक। अभी भूमि उपयोग पैटर्न, जैसे कई बार होता क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जो अभेद सतह है उसकी उपस्थिति के कारण बेस फ्लो बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन की भी बहुत सारी जो है, इससे भी बेस फ्लो या जो डिस्चार्ज है वो प्रभावित होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बेस फ्लो से जो है नदियाँ क्या है कि वो जाकर के भूजल से वो मिल जा रही हैं। इसी की वजह से प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदी बाढ़ की संभावनाएं जो है वो देखी गई हैं, जो कि वर्षा और अन्य चीज़ों के मुकाबले काफ़ी अधिक फैक्टर जो है बेस फ्लो का देखा जा रहा है। कहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत में देखा गया। इसका पर्यावरणीय महत्व भी है। कई बार नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी को बनाए रखने में इसका बड़ी भूमिका होती है। और शुष्क मौसम के दौरान नदी को जल की आपूर्ति भी होती है। गाद के संचय में कमी, जैसे कई बार होता क्या है कि सतत वेस्ट फ्लो जो होता है वो जल की मात्रा को बनाए रखते हैं, तो गाद नदी में नीचे बैठने के बाद क्या होता है कि प्रवाह में बह जाता है, ठीक है। तो ये पानी की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो जल की नदी की जो जल गुणवत्ता है वो भी बनी रहती है। तो इसके कई सारे खतरे भी हैं, जैसे कि बाढ़ के खतरे। तो हाई बेस फ्लो वाले जो कैचमेंट एरिया हैं उसमें क्या हो रहा है कि बाढ़ के खतरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार क्या होता है कि विपरीत मौसम होगा तो सूखे की स्थिति भी आ जाएगी। पानी जो है वो नदियों के माध्यम से अगर बह जाएगा तो फिर भूजल जो है वो उसकी लेवल जो होता है उसका गिर जाता है। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। बेस फ्लो कम होने से क्या होगा कि नदी के जल का ठहराव, नदी में जल का ठहराव हो जाएगा और जल में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन उसकी भी कमी हो जाती है। तो नदी में रहने वाले जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। कई बार होता क्या है कि जल के टेम्परेचर पे जो है, वाटर के टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। जो भूजल होता है वो सतह जल की तुलना में ठंडा होता है, आप जानते होंगे। तो इससे क्या होता है कि नदी में जो बेस फ्लो से जो जल होता है उसकी मात्रा कम होने से नदी का जल का तापमान बढ़ जाता है।
अन्य इफेक्ट में देखें तो नदी के आगे के प्रवाह मार्ग में जल की मात्रा में कमी जो क्या करती है, वो उसके उपयोग पैटर्न में बदलाव और गाद संचय में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो बेस फ्लो में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसके प्रभावित क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। तो निष्कर्ष ये है कि इस अध्ययन से जो तथ्य आए उसको ध्यान में रखना है और नदी के बेस फ्लो को हमें प्रभावी ढंग से इफेक्टिव मैनेजमेंट को करना चाहिए, ताकि क्या हो कि इष्टतम जो भूमि का उपयोग पॉलिसी है उसको बनाया जा सके, जल के पुनर्भरण, नदी बेसिन की जो निरंतरता और उसकी निगरानी, सतत इवोल्यूशन मूल्यांकन, इसको शामिल करके हम इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण को हम लोग अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जल संरक्षण से लेकर नदी संरक्षण और बेस फ्लो मैनेजमेंट भी हो पाएगा। तो ये जो नदी का जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत में नदी जनित बाढ़ हो रहा है उसके लिए बेस फ्लो की बात जो थी वो आपने देख लिया। मुझे लगता है बेस फ्लो से संबंधित अगर कुछ भी चीज़ें आएंगी तो वो आप जो है कर ले जाओगे, ठीक। तो ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। कल न्यूज एंड शॉर्ट्स से शुरुआत करेंगे और एक दिन में ही न्यूज एंड शॉर्ट्स कल कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक और देन मई की मैगजीन को शुरुआत कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।